आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। देखो, हमें ये प्रश्न कह रहा है कि आइंस्टाइन की प्रकाश विद्युत समीकरण लिखिए। फोटोन के कोई दो गुण बताओ जिन पर यह समीकरण आधारित है। फिर तीन प्रक्षेपण की विशिष्टता बताइए, प्रक्षेपण जिसका इस समीकरण से स्पष्टीकरण किया जा सकता है। तो प्रश्न ये बोल रहा है कि आइंस्टाइन की प्रकाश विद्युत समीकरण लिखकर फोटोन के गुण बताओ और तीन ऐसे विशिष्टताएं बताओ जो इस समीकरण से दी जा सकती है। तो सबसे पहले क्या था प्रकाश का, क्या कि प्रकाश ऊर्जा के फोटोन जब धातु की सतह पर टकराते हैं तो धातु की सतह क्या करती है, इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है। इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करती है और इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के कारण विद्युत बन जाती है। उसी को क्या कहा जाता है, प्रकाश विद्युत प्रभाव। तो सबसे पहले ये फोटोन थे। ये फोटोन यानी ऊर्जा के पैकेट या ऊर्जा के बंडल जब इस इलेक्ट्रॉन धातु की सतह के ऊपर टकराते हैं तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं। तो देखिए, तो आइंस्टाइन की जो प्रकाश विद्युत समीकरण थी, जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे तो उनके पास में कुछ गतिज ऊर्जा होगी। उस गतिज ऊर्जा को लिखा आइंस्टाइन ने के मैक्स। के मैक्स बराबर क्या होता है, ई माइनस फाइव। ठीक है, ई यहाँ पे क्या है, फोटोन की ऊर्जा। तो ई बराबर है फोटोन की ऊर्जा। फोटोन की ऊर्जा। अब देखिए, फोटोन की ऊर्जा को हम किस से लिख सकते हैं, ई बराबर क्या लिख सकते हैं, एच गुणा न्यू। एच क्या है, प्लांक नियतांक, और न्यू क्या है, आवृत्ति। न्यू है आवृत्ति, यानी न्यू हो गई आवृत्ति। यानी ई का मान क्या हो सकता है, ई का मान बढ़ेगा जब न्यू का मान क्या करेगा, बढ़ेगा। ठीक है, तो ई का मान यानी ऊर्जा, जो फोटोन की जो ऊर्जा होगी वो बढ़ जाएगी जब उसकी आवृत्ति बढ़ती जाएगी। तो आइंस्टाइन के प्रयोग के अंदर अधिक आवृत्ति वाले फोटोन का प्रयोग किया गया था। ठीक है, तो सबसे पहला इस समीकरण से कि ये पता चला कि आवृत्ति अधिक अधिक आवृत्ति आवृत्ति अधिक आवृत्ति वाले फोटोन का प्रयोग अधिक आवृत्ति वाले फोटोन का प्रयोग प्रकाश विद्युत प्रभाव प्रकाश विद्युत प्रभाव प्रकाश विद्युत प्रभाव में होता है। यानी आवृत्ति अधिक होने पर प्रकाश विद्युत प्रभाव आसानी से होता है। ठीक है, फिर सेकंड नंबर जो दिया गया था इस समीकरण से, तो अब देखिए ई बराबर एच न्यू होती है, और इसको हम अगर इस रूप में लिखें तो ई बराबर क्या हो जाएगा, एच सी बटावा लेमडा। सी यहाँ पे क्या है, प्रकाश का वेग, सी यहाँ पे क्या है, प्रकाश का वेग। अब प्रकाश का वेग क्या होता है, नियत होता है। प्रकाश का वेग क्या होता है, नियत होता है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि फोटोन का जो वेग होगा, फोटोन का वेग फोटोन का जो वेग होगा वो नियत होगा। फोटोन का वेग होगा वो नियत होगा। फोटोन का वेग जो नियत होगा यानी वो आवृत्ति और उसके तरंग दैर्ध्य पे निर्भर नहीं करेगा। फोटोन चाहे किसी भी आवृत्ति का हो, उसका वेग हमेशा प्रकाश के वेग के बराबर होगा। तो ये दो फोटोन के अभिलाक्षणिक गुण थे जो इस समीकरण से पता चलते हैं। फिर आइंस्टाइन की जो प्रकाश विद्युत की समीकरण थी, के मैक्स बराबर क्या है, ई माइनस फाइव। फाई यहाँ पे क्या है, फाई है कार्यफलन। फाई क्या है, कार्यफलन।
कार्यफलन का मतलब देखिए, अब जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं तो उनकी गतिज ऊर्जा होती है, उसको kmax से लिख दिया। अपन ने ई ऊर्जा दी और उसमें से कुछ माइनस होने के बाद में kmax आ रही है, यानी ये वाली क्या है फाई, वो क्या करेगी कि इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने से, इलेक्ट्रॉन बाहर आसानी से निकलेगा नहीं, तो उसको कुछ ऊर्जा से अधिक ऊर्जा देने, कुछ रिक्वायर्ड ऊर्जा जो चाहिए उसको, उससे ज़्यादा ऊर्जा दोगे तभी वो बाहर निकलता है। तो कार्यफलन वो ऊर्जा होती है न्यूनतम ऊर्जा। तो कार्यफलन की अगर अपन परिभाषा लिखें तो कार्यफलन कार्यफलन ठीक है। तो सबसे पहला विशिष्टता क्या आ गई इस परीक्षण से, कार्यफलन आ गया। तो कार्यफलन न्यूनतम न्यूनतम ऊर्जा, न्यूनतम ऊर्जा जिस पर न्यूनतम ऊर्जा जिस पर इलेक्ट्रॉन अपनी सतह को छोड़े, ठीक है। यानी धातु की सतह पर जो इलेक्ट्रॉन है वो उसको छोड़ दें। अब देखो के मैक्स ई को अपन क्या लिख सकते हैं, एच न्यू। तो ये फाइव भी क्या है, एक तरह की ऊर्जा है, तो इसको भी अपन क्या लिख सकते हैं, एच न्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो के मैक्स बराबर क्या होता है, ई को लिख दिया एच न्यू माइनस इसको लिख दिया अपन ने कार्यफलन को एच न्यू नॉट, ठीक है, एच न्यू नॉट। अब देखिए के मैक्स बराबर एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, यहाँ से एच कॉमन आ जाएगा, तो के मैक्स बराबर एच न्यू माइनस न्यू नॉट, ठीक है। यहाँ पे जो न्यू नॉट है वो है दहली आवृत्ति, ठीक है, इसको कहेंगे दहली आवृत्ति, ठीक है। अब देखो हम के मैक्स और न्यू के बीच में ग्राफ बनाते हैं, तो देखिए ये किसके बराबर है, ये हमें देखने पे लगेगा कि वे y बराबर एम एक्स माइनस सी समीकरण के बराबर है। तो अपन ने इस तरफ ले लिया, ये ग्राफ बनाते हैं के मैक्स, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा के मैक्स, के मैक्स का मान ऊपर जाने पे बढ़ेगा। और यहाँ पे देखिए न्यू के बीच में ग्राफ बना रहे के मैक्स और न्यू के बीच में, तो देखिए यहाँ पे जो आवृत्ति होगी, ठीक है, जहाँ पे गतिज ऊर्जा क्या है, लगभग शून्य है गतिज ऊर्जा, यानी इलेक्ट्रॉन अपनी दहलीज को छोड़कर बाहर निकलता है, इसलिए इसको दहली आवृत्ति कहा जाता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा न्यू नॉट। अब देखिए अगर आवृत्ति न्यू नॉट से कम होती है तो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा होती है वो क्या होती है, ऋणात्मक होती है। और गतिज ऊर्जा ऋणात्मक तो होती नहीं है, क्योंकि गतिज ऊर्जा किसी को भी हो, तो गतिज ऊर्जा को तो हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 mv², 1/2 mv² लिख सकते हैं। तो गतिज ऊर्जा ऋणात्मक नहीं हो सकती, इसका मतलब क्या होगा कि उसका वेग जो रहेगा वो क्या रहेगा, यानी वो इलेक्ट्रॉन उसको अपनी दहली को यानी अपनी सतह को छोड़कर बाहर नहीं निकलेगा। और ये जो नेगेटिव मान होता है इसका मान होता है एच न्यू नॉट, एच न्यू नॉट। अब जब आवृत्ति का मान, ठीक है, जैसे ही आवृत्ति का मान न्यू नॉट से अधिक होगा तभी इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, बाहर निकलेगा और उसके पास कुछ ना कुछ गतिज ऊर्जा होगी। और जैसे ही न्यू का मान बढ़ता जाएगा तो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा भी क्या करती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो दूसरा जो हमें इस प्रक्षेपण से विशिष्टता पता चली वो है दहली आवृत्ति, दहली आवृत्ति, ठीक है। तो दहली आवृत्ति क्या हो जाएगी, दहली आवृत्ति हो जाएगी न्यूनतम आवृत्ति, न्यूनतम 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 आवृत्ति, न्यूनतम आवृत्ति जिस पर न्यूनतम आवृत्ति
न्यूनतम आवृत्ति जिस पर इलेक्ट्रॉन अपनी सतह से बाहर निकले। अपनी सतह से बाहर निकले मतलब धातु की सतह से वो क्या निकल जाए, बाहर निकल जाए, तो वो हो जाएगी न्यूनतम आवृत्ति। ठीक है। अब देखो तीसरा जो हमें पता चला कि न्यू के मैक्स क्या हो जाएगा, समानुपाती हो जाएगा न्यू के। यानी आवृत्ति अगर बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा क्या करती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो देखो आइंस्टाइन ने जब प्रयोग किया था तो धातु की सतह पर जब इलेक्ट्रॉन की बौछार करी थी तो क्या हुआ था कि इलेक्ट्रॉन बाहर निकले थे। इलेक्ट्रॉनों के बाहर निकलने के कारण क्या होता कि यहाँ पे गतिज ऊर्जा आई थी। ठीक है। इलेक्ट्रॉन के बाहर निकलने से हमारे पास में क्या आया कि इलेक्ट्रॉन ये बाहर निकले, तो इलेक्ट्रॉनों के बाहर निकलने के कारण क्या हुआ, इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के कारण विद्युत उत्पन्न हुई। ठीक है। तो आइंस्टाइन के प्रयोग के अंदर क्या किया था कि जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकले, तीसरा क्या है, जब एक एनोड था और एक कैथोड था, तो ये कैथोड और यहाँ पे इस तरफ था एनोड, ये एनोड। ठीक है। अब क्या था कि एनोड के ऊपर इलेक्ट्रॉन की, ठीक है, इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, ऐसे इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे। तो जब इस सतह से इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे तो उसके आगे भी क्या थे, इलेक्ट्रॉन थे। तो उसके कारण क्या हुआ कि यहाँ पे अधिक संख्या में इलेक्ट्रॉन हो गए, तो जो इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के कारण जो धारा बन रही थी, विद्युत धारा, वो क्या हो रही थी, धीमे होती जा रही थी। तो क्या किया आइंस्टाइन के प्रयोग के अंदर, यहाँ जो एनोड था इसके ऊपर धनात्मक आवेशित कर दिया गया इसको। ठीक है। इसको बैटरी के धनात्मक से जोड़ दिया गया। तो इसमें क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन इस सतह से इस सतह के आकर्षण के कारण इधर मूव करने लगे, तो जिसके कारण क्या हुआ कि विद्युत धारा, जो प्रकाश विद्युत धारा थी, प्रकाश विद्युत धारा थी, उसका मान जो था वो बढ़ता गया। अब क्या हुआ कि अब हमने इसको क्या किया कि और ज़्यादा इसका क्या कर दिया, विभव, इसका V यानी पोटेंशियल, इसका विभव और बढ़ा दिया, तो विद्युत धारा का मान बढ़ता गया। फिर एक जगह पे आकर वो क्या हो गया, नियत हो गया। यानी उसके बाद जो विद्युत धारा थी वो नियत हो गई, विद्युत धारा नियत हो गई, विद्युत धारा नियत हो गई, विद्युत धारा नियत हो गई। अब क्या किया कि एक बार इसको धनात्मक रखा एनोड को, और एक बार क्या करा, ऋणात्मक रखा। ठीक है। ऋणात्मक कर दिया एनोड को, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं और इसको एनोड को क्या कर दिया, ऋणात्मक कर दिया। यानी इसको बैटरी के नेगेटिव छोर से जोड़ दिया, ये ऋणात्मक हो गया। तो अब यहाँ से जैसे ही प्रकाश की पुंज इसके ऊपर टकराता है, तो प्रकाश का पुंज जैसे ही इसके ऊपर टकराता है तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं। ठीक है। इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, पर इलेक्ट्रॉन के पास गतिज ऊर्जा कुछ ना कुछ होगी, तो वो क्या करते थे, इससे जाके टकरा जाते थे, तो विद्युत धारा बन जाती थी। फिर इसके ऊपर विभव और ज़्यादा ऋणात्मक कर दिया गया। ठीक है। इतना कर दिया गया कि एक भी इलेक्ट्रॉन इसके प्रतिकर्षण के कारण यहाँ तक पहुँच नहीं पाता था। तो वो जो विभव का ऋणात्मक मान, ठीक है, विभव का ऋणात्मक मान, विभव का ऋणात्मक मान जिस पर इलेक्ट्रॉन एनोड पर नहीं नहीं पहुंचते थे,
एनोड पर नहीं पहुंचते थे, इस कारण एनोड पर नहीं पहुंचते थे, इस कारण प्रकाश विद्युत धारा का मान शून्य हो गया। ठीक है, यानी इसके ऊपर नेगेटिव रखने के कारण, इस नेगेटिव के प्रतिकर्षण के कारण ये इलेक्ट्रॉन यहाँ तक नहीं पहुँच पाते थे। तो ये जो विभव था नेगेटिव के अंदर, ठीक है, उसी को निरोधी विभव कहा गया। ठीक है, तो उसी को क्या कहा गया? निरोधी विभव कहा गया। तो निरोधी विभव पर क्या होता है? एनोड का वह ऋणात्मक निरोधी विभव। ठीक है, तो निरोधी विभव वह हो गया एनोड का वह ऋणात्मक विभव जिसके ऊपर प्रकाश विद्युत धारा का मान क्या हो जाता था? शून्य हो जाता था, प्रकाश विद्युत प्रभाव नहीं दर्शाता था। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।